हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी एंड डबल क्लास लेकर हम जो है पूरा कंटेंट जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये जो डीपीएसपी है भाई मेरे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से भी काफ़ी सवाल आते हैं। और छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको फटाफट से ख़त्म कर लेंगे। और बहुत सारे कोरिलेशंस भी मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के, जो मैंने आपको बोला था 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो आप देखिए कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में कोरिलेशन बताया था, ऐसे ही यहाँ भी मैं कोरिलेशन बताऊंगा, ताकि आपको एक जगह पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने ऑलरेडी बोला था, सोशलिस्ट वर्ड का स्पेशली बोला था, सो वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो कुल मिला के आप लोग जो देख रहे हैं वो जीके रामबाण 4.0 बैच देख रहे हैं, 0 to हीरो लाइव बैच। और इसके अंदर आप जीवी कक्षा एप्लीकेशन से इस पूरे बैच को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केवल आप इसको लाइव देख पाएंगे, उसके बाद आप इसको नहीं देख पाएंगे, पेड यूजर ही इसको देख पाएंगे। सो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप गलती मत कर रहे हैं इसको छोड़ने की, है ना। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, मैं चाहता तो इनको प्राइवेटली भी ले सकता हूं, लेकिन फिर भी आप सबका भला हो जाए इसीलिए लिए जा रहे हैं। सो एसएससी और रेलवे दोनों को कवर कर रहा हूं। पूरा प्रयास है कि भाई एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन इससे फंसे ही फंसे। तो आ जाइए फटाफट से, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार से, और शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको एक बार। जी बिल्कुल करवाएंगे, हेडशॉट भी आएगा। अभी तो खेल बदलेगा, अभी आप वेट करो। एसएससी क्या कर रहा है, खेल रहा बच्चों के साथ। रोज एक नया नोटिफिकेशन डालते हैं, ये रोज नया डालते हैं, लेकिन दुष्ट लोग जो नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है उसको नहीं डाल रहे हैं। अब क्या करें इनके साथ, है ना। हम तो खुद परेशान हो गए हैं। रोज हम खोल के देखते खुश हो जाते हैं, अरे आज की डेट, आगे नोटिफिकेशन देखते तो ये क्या हुआ। तो ऐसा हाल चल रहा है। आ जाएगा नोटिफिकेशन भी, परेशान मत होइए। उसके बाद देखिएगा कि दड़ादड़ क्या हम करने वाले हैं। चलिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लाइव आ गए हैं, और शेयर कर दो जितने भी लोग हैं। कह रहे हैं नाइस टीचर, धन्यवाद यार, इतनी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। कहाँ जाऊँगा मैं इतनी सारी प्रशंसा सुन के। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि 1 तारीख को दिल्ली भी आ रहे हैं, ये भी मैं बता दूँ, है ना। सो बाद में आधे लोग को पता लगे 1 तारीख को, 1 मई को, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मई को दिल्ली आ रहे हैं। मीटअप है बहुत बड़ा, जिसके अंदर द पंडित्स ग्रुप जो है ना, उन्होंने बुलाया है। सो उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भी इस बार रिकमेंड किया था, जो भी ऑथेंटिक सोर्स होता है द पंडित्स ग्रुप उसको रिकमेंड करता है, आपको ये पता होना चाहिए। सो हमें भी किया था। सो हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी आपको पता है टॉपर निकले हैं, है ना। सो कौन उस चीज़ से मुकर सकता है, कितने सारे तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर ही किए थे। सो इसके अंदर हम जा रहे हैं, कैसा माहौल रहेगा वो हम बताएंगे आपको, यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा अगर लाइव भी मैं आ पाया। और इसके अलावा अगर कोई मिलना भी चाहता है तो वो मिल सकता है दिल्ली में, है ना। सो एक बार हमारा नंबर जो है उस पर भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो कोई भी रहेगा तो वो उस दिन जो है, हम इसी काम के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को मिलने के लिए, ठीक है। चलिए जी, आ जाइए फटाफट से। चलिए, हाँ जी। सो आइए अब बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। आप देखिए, इनको हिंदी में बोलेंगे नीति निर्देश। सीधी बात यह है कि भाई फंडामेंटल राइट क्या है और ये क्या है, इनको बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो पूरी कहानी मुद्दे की ये होने वाली है भाई साहब, कि फंडामेंटल राइट आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके अधिकार। लेकिन डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देश किसकी बात कर रहा है, कि भाई जो भी सरकार बनेगी हमारे स्टेट के अंदर, स्टेट हम बोल रहे हैं पूरे इंडिया को, सो वो सरकार को कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपको जो काम करना है, अपनी पॉलिसी बनानी है, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनानी है। अब पूछ लेगा कोई कि क्या ये सच में ऑब्लिगेटरी है, कि जो गवर्नमेंट है उसे मानने ही पड़ेंगे नीति निर्देश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मानने चाहिए हैं ये जरूर है, लेकिन मानने ही पड़ेंगे ये कोई वो नहीं है जरूरी, है ना। सो ये भी आपको जो है नीति निर्देशों के बारे में ध्यान में रखना है। सो ओरिजिन की बात करते हैं तो हमने ये आयरलैंड से लिए। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, यही पेपर में आ जाएगा कि भाई हमने डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देश लिए कहां से हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि भाई भाग कौन सा है, यानी कि पार्ट कौन सा है। तो भाग 4 और आर्टिकल, जो अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे भाई मेरे, 36 से 51। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अभी जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 36 से 51 आर्टिकल, यानी कि ये अनुच्छेद सारे के सारे जो है मैं आज ही कवर कर दूंगा। अच्छा, फिर ये आर्टिकल्स को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं साथ के साथ कवर करे जा रहा हूँ। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने बेसिक आर्टिकल तो आपको याद हो ही जाएंगे। 35 तक हमने फंडामेंटल राइट किए थे, 32 नंबर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आपको याद होगा, तो 35 तक वो हमने कवर कर लिए थे। अब 36 से 51 ये हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए कि BR अम्बेडकर साहब जो हैं, अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी को क्या बोला है, इसको इन्होंने क्या बोला है, नोवल फीचर बोला है। क्या बोला है, नोवल फीचर बोला है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोला है। नोवल फीचर भाई की बहुत जरूरी फीचर है हमारे संविधान की, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब ये है कि भाई इसके अंदर बहुत सारे निर्देश हमने दे दिए कि सरकारें इसी हिसाब से काम करेंगी, ठीक है।
बिल्कुल हेड शोर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और आप देखते जाइए, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, आप परेशान मत होइए। अभी हमारी जितनी भी सीरीज आने वाली है ना, उनसे डायरेक्ट इस बार प्रश्न आएंगे। इस बार, पिछली बार तो हमारे पास समय नहीं था रिसर्च करने का, इस बार तो रिसर्च बहुत तगड़ी करके लाया हूं मैं। सो आप देखते जाइए, है ना। अभी सीरीज आएंगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता लगेगा। सो जो पेड का बच्चा भी है ना, वो भी उन सीरीज को जरूर फॉलो करे, उससे आपकी रिवीजन बहुत तगड़ी हो जाएगी। चलिए, इसके बाद ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या बोला भाई मेरे डीपीएसपी को। इसने बोला कि भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस है। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। जैसे ये आपकी बॉडी होगी, ये बॉडी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि हमारे अंदर क्या है, हम यही बोलते हैं ना आत्मा है हमारे अंदर। आधे लोग तो कौन सी वाली आत्मा, मैं तुझे वश में कर लूँ, है ना, वो वाली नहीं। बस आपके अंदर आत्मा है जिसको कंसाइंस आप बोलते हैं। तो वो अंतरात्मा जो है उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, डीपीएसपी बोल दिया। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। सो एम क्या है भाई मेरे, वेलफेयर स्टेट बनाना। यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि इसमें जो है, ऐसा नहीं है कि सरकारों का मोटो ये होना चाहिए कि भाई अपनी जेबें भर ली, करप्शन कर ली, अपने बारे में सोच लिया, लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कुल मिला के कहानी ये कि एक राज्य अगर आपको चलाना है तो उसके निर्देश दिए गए हैं कि भाई ये लोगों के लिए सोचना है आपको। सो यहीं से एक प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सो कुल मिला के मैंने बताया आयरलैंड से लिया है। B.R. अम्बेडकर ने इसको अनोखी विशेषताएं या फिर निर्देशों का साधन बोला है। ग्रीनविले ऑस्टिन ने इसको संविधान की अंतरात्मा बोला है। इसके अलावा देश के शासन के लिए एक बुनियादी दिशा निर्देश है, ये मैंने आपको इसमें बताया है। फिर अब लीगल तरीके से हम समझ लेते हैं। ये एक जो प्रश्न है ना पेपर में बहुत अक्सर पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लो। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या डीपीएसपी को उठा के आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरा जो है ये डीपीएसपी का हनन हो रहा है, या सरकार जो है ये डीपीएसपी का हनन कर रही है। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए तो आप चले जाते हैं, क्या इसके लिए भी जा सकते हैं? अगर कोई पूछ ले तो भाई आप सीधा बोल देना कि कोर्ट में आप इसके लिए नहीं जा सकते। यानी दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि आप इसको जो है कटघरे में नहीं, कानून के कटघरे में नहीं डाल सकते। सरकार के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है ये सारे के सारे। सरकार मानना चाहे माने, नहीं माने ना माने, लेकिन नैतिक तौर पे सरकार को ये मानने चाहिए। कुल मिला के कहानी ये है, ठीक है। लेकिन कोर्ट के द्वारा इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते आप। हालांकि आर्टिकल 37 क्या बोलता है, हाउएवर अंडर आर्टिकल 37 ये बोलता है कि भाई दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, कि मानना चाहिए है इनको, है ना, और फंडामेंटल इन गवर्नेंस होने चाहिए है ये। इसके अलावा इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई देम, है ना, ये स्टेट की ड्यूटी भी है। ये आर्टिकल 37 ये बोल जरूर रहा है कि भाई एक तो ये जरूरी है और दूसरा ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन नीति निर्देशों का पालन करे, ताकि एक अच्छा राज्य हम या फिर अच्छा साम्राज्य जो है हम यहाँ पे स्थापित कर पाए। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 37 के बाद। इसके अलावा 36 में बता दिया डीपीएसपी है, 37 में बता दिया क्या बोल रहा है। अब 38 और 39 का देख लेते हैं कि क्या है। 38 और 39 में जो दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दे रखा है। अब देखिए अलग अलग तरह की जस्टिस होती है ना, एक पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, इकोनॉमिक जस्टिस हो सकती है, बहुत तरह की जस्टिस है ना। सो कुल मिला के कहानी ये है कि आपको किस प्रकार की जस्टिस ये डीपीएसपी दे रहा है। देखो अगर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पूछ ले तो वो आपको पॉलिटिकल जस्टिस दे रहा है एक तरह से, अगर आप ध्यान दें तो, है ना, कि पॉलिटिकली जो है आप किस प्रकार रह सकते हैं कि कोई भी आपका जो है हनन ना कर पाए आपके अधिकारों का, है ना। लेकिन वहीं पे ये डीपीएसपी का जो मेन मुद्दा है ये सोशल और इकोनॉमिक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये भी पॉलिटिकल करता है लेकिन मेन जो मुद्दा है वो सोशल और इकोनॉमिक को ये ज्यादा उठाता है, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किस पे फोकस करता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पे जो है ये ज्यादा फोकस करता है। साथ में प्रोवाइड करता है स्टेट को बहुत सारी डायरेक्शंस जिससे कि वो लॉ मेकिंग बनाना आसान हो जाता है। कुल मिला के कहानी ये है, बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं और उन्हीं निर्देशों को इस्तेमाल करके ही आपको कानून बनाने हैं। ये नहीं कि आप अपने मर्जी से कुछ भी बनाए जा रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, देखो जहां पे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नेगेटिव है, जी हां आपको लगता होगा कि मौलिक अधिकार पॉजिटिव है, आपके हिसाब से तो पॉजिटिव है, लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार तो अपने हिसाब से सोचेगी ना, तो सरकार के हिसाब से वो नेगेटिव हो गए, क्योंकि सरकार को तो वो फंडामेंटल राइट फॉलो करने ही पड़ेंगे, और अगर वो फॉलो नहीं हुए तो आप उठा के जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दोगे, है ना। सो कुल मिलाकर, और सबसे बड़ी बात कि उनको चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फंडामेंटल जो राइट अगर आप उनको चेंज करते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर हिलता है संविधान का। सो कहानी ये है कि सरकारों के लिए वो एक नेगेटिव चीज है, सो नेगेटिव ऑब्लिगेशन हो जाती है। लेकिन यहां पे डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये सरकारों के लिए एक अच्छा साम्राज्य क्रिएट करने के लिए एक पॉजिटिव नीति निर्देश है। सो इसको हम पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बोलते हैं, क्योंकि ये इसके साथ सरकारें बाउंड नहीं है, वो चाहें तो इसको फॉलो करें, नहीं करें तो नहीं करें, वो वाली कहानी है। और इसके लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, इसीलिए इसको पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हम बोल देते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सो कुल मिला के कहानी ये है कि कानूनी दर्जे की बात करें तो इसको अदालत के थ्रू लागू नहीं करवाया जा सकता है, यानी ये गैर न्यायोचित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 37 के तहत क्या होता है भाई मेरे, ये शासन और प्रशासन में मौलिक है
है ना। यानी कि इसको ये जरूरी है, सीधी बात ये है कि ये जो नीति निर्देश है इनको पालन करना जरूरी तो है एक तरह से, लेकिन कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। सिर्फ इतना ही बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि भाई अगर ये नहीं करेंगे तो तुम्हें कुछ सजाएं दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, या कोई पिटिशंस हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। फिर अनुच्छेद 38 और 39 की बात करते हैं, है ना, 38 और 39 की बात करते हैं। तो ये क्या है भाई, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है कुल मिला के। अब कौन कौन से न्याय हैं यहाँ पे अगर देखते हैं तो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, जहाँ मौलिक अधिकार आपको जो है पॉलिटिकल, मैंने बताया ना जस्टिस की बात करते हैं। सो ये जो है आपको जो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सामाजिक और आर्थिक न्याय ज्यादा है, करता ये भी है राजनीतिक न्याय की बात, लेकिन इन दो की बात ज्यादा करता है। इसके अलावा ये एक ध्यान में रखिएगा कि नीति निर्माण और कानून बनाने के लिए ये एक दिशा निर्देश होते हैं जो राज्य को दिए जाते हैं, यानी सरकारों को दिए जाते हैं, और ये एक सकारात्मक दायित्व आरोपित होते हैं, है ना। वो मैंने आपको बता दी कि क्यों सकारात्मक होते हैं। चलिए सवाल देखते हैं इस पे कैसा आया। Which section of Indian Constitution ensures social and economic reforms in a country? तो वही मैंने आपको बताया, सामाजिक और आर्थिक सुधारों का प्रयास करने की जो बात हो रही है वो किसके तहत होती है, तो वो डीपीएसपी के हिसाब से होती है। भाई गलती से भी आप फंडामेंटल राइट को मत करना। फंडामेंटल राइट में मेनली क्या रहेगा, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ज़्यादा रहते हैं, और वहीं पे देखिए जो सोशल और इकोनॉमिक है वो डीपीएसपी में रहेंगे, पॉलिटिकल भी रहते हैं, लेकिन मेन जो रहेगा, मेन आपका जो है सोशल और इकोनॉमिक रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम इसकी जो है डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां से अब मैं आपको एक कनेक्टिविटी क्रिएट करने वाला हूं। 42वां संशोधन जो था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि 42वें संशोधन में प्रियम्बल के अंदर 3 शब्द ऐड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट ऑलरेडी बोल रहा है कि सेकुलर है, क्योंकि वो तो भाई फ्रीडम दे रहा है अलग अलग रिलीजन की, कोई भी रिलीजन फॉलो करो, तो इसलिए हमने सेकुलर डाल दिया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जब मैं आपको नीति निर्देश पढ़ाऊंगा, डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं ये बात आपको वापस से याद करवाऊंगा कि जो सामाजिक ढांचा है, यानी कि सोशलिस्ट शब्द है, जो सामाजिक वाला शब्द है, समाजवादी शब्द है, वो ऐड क्यों किया गया है। आइए अब वो देखिए। पहले से ही यहां पे अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहला शब्द ही सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। मैंने क्या बोला था कि भाई हम जो है गांधीयन प्रिंसिपल और मार्क्सवादी प्रिंसिपल्स पे टिके हुए हैं सोशलिज्म के, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन ज्यादा गांधीवादी सोशलिज्म की तरफ, गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। तो ये भी आपको बताई गई थी। और गांधी किसकी बात करते थे, गांव की बात करते थे, है ना, कि वो बोलते थे भारत की आत्मा गांव में है। पॉइंट ये है कि ये सोशलिस्टिक बातें करता है पूरा का पूरा डीपीएसपी, कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, उसमें जो है एक राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए, राजा को कैसी पॉलिसियां लेकर आनी चाहिए है, ताकि राज्य का और प्रजा का जो भला हो। पॉइंट ये है कि ये सोशलिस्टिक बात करता है। जब ये बातें पहले से ही हमारे नीति निर्देश में थी, तो इसीलिए 42वें संशोधन में सरकारों ने यह सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, इसको प्रियम्बल में भी ठोक देते हैं, और उठा के इसको प्रियम्बल में ठोक दिया। क्या आज आप इस बात को कनेक्ट कर पाए हैं कि कौन सा जो है कारण बना कि हमें प्रियम्बल में जो है उठा के सोशलिस्ट शब्द को ऐड करना पड़ा? ठीक है जी, समझ गए? ये बोल रहे देर वाज ए तांत्रिक इन सर्च क्लास है, वो क्या बोलते हैं, ओम क्रीम क्रोम चामुंडा स्वाहा है। अभी यहाँ पे धुआं उठेगा, उसके बाद 2-4 नाचेंगे यहाँ पे, हैं चुड़ैल आत्मा बुला लेते हैं जो यूं यूं करके तुम्हें डांस दिखाएंगे, हैं चीयर लीडर्स बना दूं मैं उनको। आईपीएल के मैच तो चल नहीं रहे हैं कि उनको चीयर लीडर्स बना के यहाँ पे नचवाऊं, उसके बाद तुम आओगे, सारे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद जीवी सर क्लास लेंगे, है ना। ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, 2-4 लाइटें भी बंद करके आपको दिखा देते हैं ना, यूं यूं करके जो चसबुझ हो जाएगी, उसके बाद कुछ खतरनाक खेल होगा यहाँ पे। क्या चाह रहे हो, है पढ़ाऊं ही ना मैं, और तो कुछ ना कर दूं, है। आर्टिकल 38, 39 और 41 से 43, ये जो सारे आर्टिकल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अनुच्छेद देखेंगे, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे टिके हुए हैं। मैं अभी आपको डिवीजन करके बता रहा हूं कि भाई डीपीएसपी की कितनी डिवीजन हो सकती है। पहले सोशलिस्टिक हो सकती है, एक गांधीयन हो सकती है, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल हो सकती है। तो 3 भागों में आप डीपीएसपी को बांट सकते हैं। तो मैं पहले सोशलिस्टिक की बात कर रहा हूं, तो इसके अनुच्छेद बता दिए। साथ में एम क्या है भाई, कि इनइक्वालिटी जितनी भी है उसको रिड्यूस करना है, इंश्योर करना है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। सीधी बात है। अब ऐसा हो सकता है ना कि किसी को रिसोर्सेज कोई ज्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, किसी के पास कम हो रही है। सरकारें क्या करती हैं, उसको कोशिश करती हैं बैलेंस आउट करने की। जैसे आप देखिए कि गरीब पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अमीर पे लगाया जाएगा टैक्स, ताकि उस जो वेल्थ की डिवीजन है वो हम इक्वल कर पाए। कोशिश यही रहती है। इसीलिए मैंने बोला सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगी तो वो इकोनॉमिक जस्टिस हो रही है आपके साथ, सीधी बात है।
वहीं सोशल जस्टिस में आप देखिए कि लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनकी भलाई के लिए कानून बनाए जाते हैं बहुत सारे, तो वो है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या बनता है, गांधीयन प्रिंसिपल का। इसी का ही डीपीएसपी का दूसरा भाग जो बनता है वो गांधी के प्रिंसिपल्स पे जो टिका हुआ है वो है। सो गांधी के प्रिंसिपल पे कौन कौन से आर्टिकल टिके हुए, 40, 43 और 46 से 49। सो ये जो आर्टिकल है, 5-6 आर्टिकल, ये गांधी के प्रिंसिपल पे टिके हुए, ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इसका मेन एम क्या है भाई, कि जो विलेज की पंचायत हैं, यानी कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको बढ़ावा देने पे ये काम करता है। ये बात है ना तय होगी, क्योंकि गांधी गांव की बात करते हैं तो सीधी बात है यहाँ पे कि गांव का बात तो होगी और पंचायतों की भी बात होगी। फिर कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को तो भाई बढ़ावा देते ही हैं, आप उनको इतनी सारी सब्सिडियां दे देंगे, उनके लिए इतना कुछ कर देंगे, जमीनें सस्ती दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे देंगे, लेकिन छोटे उद्योगों का क्या, वो भी तो अपना धंधा चला रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उनको प्रमोट करता है ये। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, भाई जो गरीब सेक्शन है उनका वेलफेयर हो, वो भी यही बताता है। गांधी के प्रिंसिपल्स यहां पे टिके पड़े हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई है? तीसरा जो है, ये हुआ पहला, ये हुआ इसका दूसरा भाग, और ये अब तीसरा भाग मैं बता रहा हूं। तीसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आर्टिकल कौन कौन से हैं, 44 से 45 और 50 से 51। ये जो है आपके लिबरल और इंटेलेक्चुअल वाले हैं। इसमें क्या होता है, हम प्रमोट करते हैं मॉडर्न लिबरल वैल्यूज लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई। अब लिबरल वैल्यू का मतलब आप देखो कि जैसे पहले क्या होता था, हम रोड सेफ्टी को कुछ भी नहीं मानते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि रोड सेफ्टी को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहले 3 तलाक में भाई किसी ने 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया, लेकिन आज देखिए 3 तलाक पे भी कानून बन गए। सो ये क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम उदारवादी और लिबरलाइज कर रहे हैं ना सोसाइटी को। हम उनको किसी संकुचित सोच में नहीं बांधे हुए हैं, उनको थोड़ा सा और पंख फैलाने का मौका दे रहे हैं, और उनको बेसिकली अगर देखें तो वीमेन को एक तरह से सोशली सिक्योर भी कर रहे हैं। सो वैसे आप समझ लीजिए। फिर सिमिलरली आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि पूरे इंडिया में एक ही सिविल कोड होगा। ये नहीं है कि भाई उस स्टेट के लिए अलग से कुछ है, इसके लिए अलग से, इसके लिए कुछ अलग से है, सबके लिए समान है ना। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आप देखिए ये भी इसी में आता है ना, लिबरल और इंटेलेक्चुअल में। अगर आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग ना करें तो फिर ये तो भाई आपस में ही मिल बांट के जो करना करते रहेंगे, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल बाहर नहीं होता। पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर ये जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं होती तो केजरीवाल बाहर नहीं होता, केजरीवाल अंदर ही होता, मनीष सिसोदिया भी अंदर ही होता। पॉइंट ये है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल पीस अगर कोई होता है भाई मेरे, सो जैसा कि मैंने बताया इंटेलेक्चुअल और लिबरल दोनों चीजें यहां पे देखी जाएंगी, समझदारी वाली चीजें देखी जाएंगी। सो इंटरनेशनल पीस जो है ना वो भी इसी के तहत आता है, कि क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने पड़ते हैं, इंटेलेक्ट की जरूरत होती है, गवार लोग नहीं बना सकते हैं वो, है ना। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिला के डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशों का जब मैं वर्गीकरण करता हूं तो मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। एक मैं बांटता हूं समाजवादी में, जो कल्याणकारी नीतियां होती हैं जिसके अनुच्छेद बता दिए 38, 39, 41 से 43। इसके अलावा इसका उद्देश्य होता है असमानता कम करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। इसके अलावा दूसरा भाग बनता है गांधीवादी सिद्धांत का, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है, और इसके अनुच्छेद हैं 40, 43 और 46 से 49। और इसके अंदर जो पूरा का पूरा खेल टिका पड़ा है वो गांव का टिका पड़ा है भाई मेरे की। जो ग्राम पंचायतें हैं उनको कैसे सशक्त करना है, कुटीर उद्योगों को सशक्त कैसे करना है, कमजोर वर्ग को ऊपर कैसे उठाना है, ये सारा ये बताता है। इसके अलावा तीसरा जो आता है वो आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसके अंदर दिमाग वाला काम चलेगा और नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले या मॉडर्न विचारधाराएं चलेंगी। सो अनुच्छेद 44 से 45 और 50 से 51 इसके बारे में है। उद्देश्य यही है कि एक तो समाज को आधुनिक पूरा का पूरा आधुनिकरण करना समाज का, दूसरा उदार मूल्यों को बढ़ावा देना। जैसे कि उदार मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, समान नागरिक संहिता, कि सबके लिए समानता का अधिकार है। मुगलों का उठा के देख लीजिए इतिहास, वो मुसलमान के लिए अलग रूल बनाएंगे, हिंदू के लिए अलग बनाएंगे, है ना, किसी और के लिए अलग बनाएंगे। सो ये जो नीति होती है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग नीति है। आप देखिए आज ऐसा तो नहीं हो रहा ना, आज अगर मुसलमान से आप उतना टैक्स ले रहे हैं तो हिंदू भी उतना ही दे रहा है, क्रिश्चियन भी उतना ही दे रहा है, यानी सबके लिए इक्वालिटी हमने रखी है। जबकि आप पिछला मुगलिया परचम जितना भी रहा है ये पूरे देश में 100-200 साल, आप उठा के देखिए कितने गंदी नीतियां रही हैं। आप ब्रिटिशर की नीतियां उठा के देखिए कितनी गंदी रही हैं, कितनी बायस्ड नीतियां रही हैं, है ना। उसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों का शोषण किया गया है। सो ये हाल है। सो अब जो है काफी बेहतर है हमारे समाज में। फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना हो या अंतरराष्ट्रीय शांति हो, ये सारा इसी के अंदर आपका आता है। ठीक है भाई।
चलिए, अब जो है इनके जो क्वेश्चन है ना थोड़े डीप में आते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं। आप हो सकता है कि इसको ऊपर ऊपर से तो इतना करके आप चले जाओ तो और बाई चांस क्वेश्चन फंस भी जाए, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको डीप में नहीं करके जाओगे ना तो ये 100% है कि आप वहां पे क्वेश्चन को नहीं हाथ लगा पाओगे। आज की डेट में एग्जामिनर ने थोड़ा पैटर्न बदला है। सो वो डीप में क्या है मैं वो अब आपको बताने वाला हूं। तो कुछ भी जो है इसको छोड़ के नहीं जाना है। जो भी चीजें मैं पॉलिटी में बता रहा हूँ ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हमारा गुचा गुची आ रहे थे यहाँ पे चल के, अपने आप पैरों से चल चल के आते हैं अब, है ना। उनको पता लग जाता है कि इधर से आवाज़ आ रही है और भाग भाग के आते हैं पैरों से, है ना। सो ये बड़ा फनी होता है। अब हमें भी जो है इधर उधर घूमते भी हैं तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई चूहा सा पैर पे चढ़ गया, है ना। तो देखना पड़ता है कि पैर पे कौन चढ़ा है ना। तो पैर उठा नहीं सकते हो, आपके बच्चे को चोट ना लग जाए कहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, सो इसको डिटेल में पढ़ते हैं अब कि क्या ये बताता है। हेडशॉट वगैरह सब कुछ रिवाइज करेंगे, नया स्टैटिक आएगा, नया करंट आएगा, नए हेडशॉट आएंगे। क्यों परेशान होते हो? जब जीवी सिंह ने बोला है तो आएंगे, तो मतलब आएंगे, और ऐसे आएंगे जो इस बार एग्जाम में वापस से आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अभी तो 25 में से 22 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से फंसे हैं, इस बार टारगेट अब 25 में से 25 क्वेश्चन फंसवाने हैं, और ये मैं करके रहूंगा, है ना। इतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके बैठे हैं हम, आप परेशान मत होइए। देखो, नोटिफिकेशन आएगा तभी हम भी थोड़ा एक्टिव होंगे, हम भी थोड़ा सा उसी रिदम में आएंगे, आप भी उसी रिदम में आएंगे, तब बात बनती है ना। अभी मैं कोई सीरीज स्टार्ट कर दूं, शुरू में क्या होगा, 4 दिन बच्चे एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे, जोश आएगा, लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाएगा क्योंकि बच्चा फिर नोटिफिकेशन का इंतजार करने लग जाएगा। तो वो नहीं मैं चाह रहा हूं, है ना। मैं चाह रहा हूं कि नोटिफिकेशन आए, आपके पिछवाड़े में आग लगे, आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएं और मेरे को भी लेकर जाएं, है ना। और मैं भी जो है कोशिश करूं, फिर वहां पे आप डेली डेली क्लास में आएंगे, है ना, तो वहां से आपको जो है सीरियसनेस का स्टूडेंट का भी पता लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतने सारे लोग जो पढ़ रहे हैं। सो ऐसे मजा नहीं आएगा नहीं तो, है ना। चलिए, सो आर्टिकल 38 को पढ़ते हैं पहले। आप देखिए 2024 में इससे काफी सवाल आए थे और 25 में भी जो है उतने तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल आए हैं। जैसे आपको देखिए कि ये जो है, अगर ये आप देखते हैं तो ये 2025 में सवाल यहां से आया है। सो पॉइंट ये है कि अगर एग्जामिनर ने इससे सवाल पूछ लिया है तो आपका फर्ज बनता है कि इस पूरे को पढ़ लो, क्योंकि फिर आज उसने इससे सवाल पूछा 2025 में, 2024 में इससे पूछा है, तो मैंने तो दोनों ही एनालिसिस कर रखी है ना हमारी बुक के अंदर। सो पॉइंट ये है कि वो किसी से भी पूछेगा। अब आप देखिए 38 क्या बोलता है। ये बोलता है भाई मेरे कि वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। भाई सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्डर करना है, यानी कुल मिला के कहानी ये है कि अगर इनकम में इनइक्वालिटी है, जैसे मैंने बताया है ना, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, अलग अलग सेक्शंस बट गए। अब हमारा एक लोअर मिडिल क्लास बन गया, एक अपर मिडिल क्लास बन गया, एक मिडिल क्लास बन जाएगा, है ना, और एक और रिची रिच बन जाएगा। रिची रिच में भी 3 सेक्शन बन जाएंगे, ये लोअर रिची है, ये मिडिल रिची है, ये अपर रिची है ना। और फिर बीपीएल तो बीपीएल ही है, वो बेचारा कहाँ खाक छाने अपनी नीचे, है ना, तो वो बीपीएल में ही बैठा है। सो अलग अलग तरह के सेक्शन अब सोसाइटी में बन रहे हैं। सो वो जो है इक्वलाइज करना है, यानी पैसा जो है ना कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, लगभग सभी के पास जाना चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिए। साथ में जो फैसिलिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, सबको बराबरता का अधिकार करने के जो जिम्मा है सरकार का, वो 38 में है। सो इसके लिए सरकार क्या करती है, अब आपसे ये पूछेगा, सिर्फ इतना नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन पता कैसा पूछ सकता है आपसे। अगर उसे एक टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो टफ क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा वो मैं बता देता हूं अभी आपको। अभी तक उसने पूछा नहीं है ऐसे, पर मेरी अंतरात्मा बोलती है, मेरी कंसाइंस बोलती है कि कल को वो ऐसा जरूर पूछेगा। वो क्या बोलेगा कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा स्कीम अगर सरकार लॉन्च कर रही है तो बताइए कि वो कौन से आर्टिकल के तहत डीपीएसपी के इस काम को कर रही है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 38 आर्टिकल ये उसको पुश कर रहा है। मनरेगा स्कीम में क्या होता है, अब जल्दी से बताओ कि पहले 100 दिन का रोजगार हुआ करता था मनरेगा स्कीम में, ये एक अपडेशन है। आज की डेट में मनरेगा स्कीम में कितना मिनिमम डे का रोजगार सरकार देगी अगर आप जो है अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, जल्दी से बताइए। क्या वो 100 का ही देगी या 100 से ज्यादा का देगी? जल्दी से मेरे को ये फिगर बता दीजिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। सो आप देखिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये एक रिसोर्स हो गया भाई, सबको घर देना है तो उसमें सरकार मदद करती है 1.5 लाख रुपए की, है ना। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भाई अनाज वगैरह जो देती है सरकार, सस्ते दामों पे देती है गरीबों को, ये भी एक इक्वलाइज करने की तरीका है ना, सोशल इक्वलाइज आपको कर रही है। फिर इसके अलावा एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हो गया, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब हो गया। तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एक मेन स्ट्रीम में जोड़ना है वापस से। अब आदिवासी क्षेत्रों के लोग जो उतने डेवलप नहीं है लेकिन उनको जोड़ना है, तो उनको कुछ ना कुछ जो है आरक्षण दे दिया जाएगा या उनको लिए जो अलग से कुछ प्रोविजन बना दिए जाएंगे। ये सारा 38 नंबर आर्टिकल के तहत होता है। सोया प्रोडक्शन एकदम बढ़िया बताया आपने, 125, उसके बाद आपने फिर बेकार काम कर दिया, 120 प्लस लिख के। 125 जब बोला तो 125, है ना। चलिए चलिए
तो 120 जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अब जो इसमें होता है 125 का होता है, 120 नहीं होता है, 125 दिन का होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला आता है आर्टिकल 39। इसमें क्या होता है कि भाई लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको सिक्योर करना है। जैसे अब आप ये नहीं कर सकते ना कि जैसे अचानक से कोई भाई नई टेक्नोलॉजी आई, आपने उठा के पूरे देश में लागू कर दी, उससे आपको ये नहीं पता कि भाई मैनुअली जितने लोग काम कर रहे थे वो कितना ज़्यादा उनका जो धंधा चला जाएगा, है ना। तो सरकार ने ये नहीं कभी भी करेगी कि भाई सारा कुछ ही इंडस्ट्रियलाइज कर दे। सारा इंडस्ट्रियलाइज करेगी तो भाई हाथ से जो बना रहे हैं लोग वो क्या करेंगे, वो तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही उनकी आप देखिए कि कितना ज़्यादा उनको जो है धक्का लग चुका है। अब मटका बनाने वाला है, मटका बनाने वाला हाथ से मटके पहले बनाया करते थे, अब हाथ से तो बनाते हैं, मशीन से भी मटके बनने लगे। आप बताइए कैसे बीट कर पाएगा वो हाथ से बनाने वाला जो मशीन के मटके को है। टोकरियां पहले हाथ से बनाया करते थे, अब मशीन से बनती हैं। कैसे बीट कर पाएगा, और वो सस्ता होगा, ये महंगा होगा। सबका रोजगार देखना है ना। आप देखिए आज आईटी सेक्टर का कितना गंदा हाल और बुरा हाल हुआ एआई के आने के बाद। अब आपको चाहिए ही नहीं आईटी वाले लोग, है ना। पहले जो है जितने भी लोग थे विदेश के वो इंडिया में इसलिए भाग भाग के आते थे इन्फोसिस टीसीएस के पास कि यहाँ पे सस्ती लेबर थी। केवल मॉडल वही था, सब कुछ वही था, काम भी वही था, मॉडल वही पुराना धुराना, और केवल डिफरेंस था लेबर का कि सस्ती लेबर थी तो यहाँ पे काम हो जाता था सस्ते में। लेकिन अब एआई के आने से उस सस्ती लेबर का पूरा सत्यानाश हो गया। आपको चाहिए ही नहीं इतनी लेबर। एक एआई एजेंट है बैठ के, उसको 2 बंदे चाहिए सारे के सारे, ना कि 100 बंदे चाहिए। जो 100 बंदा काम करता था वो 2 बंदे कर लेंगे, एआई से करवा लेंगे और पूरा का पूरा कोडिंग वगैरह सब करके रख देगा। आप देखिए कितना बुरा हाल हो गया। टीसीएस और इन्फोसिस गए, ये बीता जमाना हो गया। आप समझ लिए, इन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं किया, घंटा नहीं किया। मैं आपको साफ बोलता हूं, जीरो है ये लोग टेक्नोलॉजी में। इन्होंने केवल प्रोसेस को फास्टन किया, यानी टेक्नोलॉजी पे जीरो काम है इनका। और आप इनको इतना प्रेज तो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, नोट छाप रहे थे बैठ के। तो क्या किया इन्होंने, कोई बड़ा काम थोड़ी किया। इससे अच्छा तो एआई में करते। क्या टाटा के पास कम पैसे हैं? नहीं कर सकते। इन्फोसिस वालों के पास कम पैसे हैं? नहीं कर सकते थे। कभी सोच ही नहीं है हमारे भारतीयों की वैसी कि हम कुछ नया लेकर आए, टेक्नोलॉजिकली लेकर आए। हम केवल यही करते हैं कि भाई हम लेबर का काम करेंगे, हम सर्विस सेक्टर का काम करेंगे। सर्विस सेक्टर से ऊपर उठने की हम औकात ही नहीं रख रहे हैं। आप देखिए बस बार बार जाएंगे और टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में घुस जाएंगे। उसके बाद मतलब वही बात है ना, आपको सेवाएं देनी है, सेवादार बनना है, कभी मालिक बनने की सोच ही नहीं रख रहे हैं। क्या हमारे लोग के पास कम पैसे हैं? सोच के देखिए इस बात को, है ना। अंबानी के पास कम पैसे हैं, लेकिन अंबानी आज भी ये सोचता है कि मैं कपड़े का शोरूम खोल लूं, है, मैं ग्रोसरी में घुस जाऊं, बस उसे छापना है, कच्चे धंधे से छापना है। क्या उसमें उसने दिमाग लगा लिया? क्या आप अंबानी के बारे में सोचते हैं कि क्या उसने बड़ा काम कर दिया है? सरकारों के साथ सांठगांठ कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, अपने हिसाब से पॉलिसी बनवा लीजिए, कच्चे धंधे में घुस जाइए। ये तो बनिया बुद्धि वाला काम है, लाला वाला काम है, तो कोई भी कर लेगा। आप टेक्नोलॉजी के लिए कुछ अच्छा लेके आइए, आपके पास इतने पैसे हैं तो हम भी प्रेज करें कि भाई हमारे देश के सबसे अमीर आदमी कुछ बढ़िया लेकर आया है। 5-5 हज़ार ये शादियों में फूंक देते हैं और उधर से पीछे से 30% एम्प्लॉइज को बाहर निकाल देते हैं। मतलब शादियों में फूकने के लिए इनके पास 5,000 करोड़ भी होंगे और एम्प्लॉइज को पैसे देने के लिए इनके पास 10 रुपए ना निकले। ये इनके हाल हैं। और 4 पैसे लगा दिए अगर किसी सोशल वर्क पे, तो वो तो भाई कॉर्पोरेट सोशल वर्क वैसे भी इनके ऊपर बाउंडेशन है। 600-700 करोड़, 1,000 करोड़ तो इनको लगाने ही पड़ते हैं, सरकारों ने बाउंडेशन कर रखी है। तो वो उसके लिए जो ढिंडोरा पीट देते हैं। ये तो इनके हाल हैं। बताइए अब क्या बोलेंगे आप हमारे बिजनेसमैनों को, हमारे लोगों को? उधर देखिए विदेशियों को, वो दूसरे देशों में जा जाके गाँव गोद लेते हैं, और यहाँ हमारे लोग को देखिए, हमारी लोग को लूटने में लगे पड़े हैं। क्या बोले अब, यही हाल हो गया भाई। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करता है ये। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज की बात करता है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ हाथों में जाने से रोकने की बात करता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे भाई औरत है तो औरत को भी उस पर्टिकुलर टाइम के उतने ही पैसे मिलेंगे और आदमी को भी उतने। ये नहीं बोलोगे कि भाई ये तो औरत है, भाई ये तो पता लगे कि कल को प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर 6 महीने की इसको छुट्टी देनी पड़ेगी, फ्री में सैलरी देनी पड़ेगी, और ऊपर से उसके इंक्रीमेंट नहीं लगाओगे तुम। ये सब बातें आप नहीं कर सकते हैं। अब ये गए, बीता जमाना होता था, है ना। और अब तो आप देखिए कि पहले तो चलिए कि फिर भी फिजिकल वर्क होता था, तो उसमें आप बोल देते थे कि औरत क्या करेगी यार, ये तसले उठाने हैं, है ना, ये नहीं उठा पाएगी, है ना, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। अब तो वैसे ही मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया, और आदमियों से कहीं बेहतर औरतें जो है कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं। आप देखिए, है ना। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है इक्वल वर्क जो है अगर है दोनों के लिए तो इक्वल ही पे होगी। इसके अलावा प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, भाई जो वर्कर हैं उनकी स्ट्रेंथ पे, हेल्थ पे ध्यान देना है। जैसे आप देखिए कि एक रूल ये बनाया गया था लेबर लॉज के अकॉर्डिंग कि अगर कोई बहुत ही गंदी कंडीशन में काम करे, जैसे मैंने वेदांता एल्यूमिनियम्स का बताया था कि भाई अंदर घुसते ही इतना धुआं आपको लगता है नरक में आ गए हो आप, सच में ऐसा लगता है ना। ऊपर से ऐसा लगता है कि वो नहीं होता कि गर्म कढ़ाई जो है वो ऊपर चल रहे हैं, तुम्हें दिखा रहे हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो इसी में तल देंगे तुम्हें। ऐसे ही है भाई, आग के गोले ऊपर चल रहे हैं मशीनों में, आपको नहीं पता कि आप कब खत्म। अभी देखिए पोर्ट फटा, वहां पे 16-17 लोग लुढ़क गए, है ना। ऐसा ही
होता है, आपको लगता है कि मेटल एक्सट्रैक्शन बहुत ईजी काम है, मैंने खुद काम किया ना भाई, बहुत गंदा काम है, बहुत गंदा है ना। सो हम जो है एल्यूमिनियम को देख के ऐसे ही खुश हो जाते हैं, अरे वाह एल्यूमिनियम, उसको बनाने में, उसको एक्सट्रैक्ट करने में जो जान निकल जाती है सच में लोगों की, है ना। लोग अपने आप को सूली पे लटका के बेसिकली आपको एल्यूमिनियम दे रहे हैं, मैं सीधी बात आपको ये बताऊं। सो पॉइंट ये है कि ऐसी कंडीशंस में 8 घंटे से ज़्यादा एक वर्कर को नहीं रखना है जैसे, है ना, या फिर 4 घंटा से ज़्यादा नहीं रखना, ऐसे कुछ कंडीशंस बनाई गई। फिर जो है जो बच्चे हैं उनको कोई घातक गंदे केमिकल वाला काम नहीं देना। सो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो इसी में बनाई गई हैं। सो इसमें आप जो है, इसमें क्या क्या सरकारें करती है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट लो है तो औरतों को देते हैं ना 6 महीने की छुट्टी, ये वो वाला हो गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम होगी, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। ये सारे का सारा जो है सरकारों का काम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये प्रश्न पेपर में है 39A वाला, ये क्या बोलता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इसमें मेन कीवर्ड था ये लीगल एड। आपको पता होना चाहिए कि 42वें संशोधन में लीगल एड जो है, फ्री लीगल एड जो है वो यहाँ पे ऐड की गई है डीपीएसपी में। फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है कि भाई तुम गरीब हो, अब तुम्हें भाई तुम्हारा कर गया कोई कांड, तुम्हारे को ठोक गया कोई, है ना, तुम्हारी जमीन दबा गया कोई, तुम हो गरीब, तो तुम तो वहां पे कोर्ट में जाके भाई लड़ नहीं पाओगे ना, इतनी औकात नहीं है ना अपनी, है। खाने को गरीब पे 5 रुपए नहीं है, दाने खाने को है नहीं, और कहां वो जाके कोर्ट में धक्के खाता रहेगा। कोर्ट का मतलब आज पता क्या हो गया, बाहर गेट के कीपर से लेके अंदर तक जो है पूरा पैसा चलता है। आप जाइए कभी कोर्ट में तो आपको पता लगेगा, पैसे के बिना कोई इंसान काम नहीं करता कोर्ट में। ये हाल हो गया है जुडिशरी का। अब सॉरी टू से बट ऐसा ही है, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया ये सारी चीजें, है ना। सो कुछ लोग ईमानदार भी होंगे, ऐसा नहीं कहते कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि गेट कीपर से लेके अंदर तक जो है पूरा भ्रष्टाचार का आप देखिए कि संचार है। एक गरीब आदमी न्याय मांगे तो मांगेगा कहां से, वो चाहे भी तो भी न्याय नहीं मांग सकता। गेट कीपर उसे न्याय के दरवाजे से ही लौटा देगा कि जा भाई, तू तो पैदा ही अन्याय के लिए हुआ है ना। तो ये वो वाली कहानी हो जाएगी। सो वो क्या करे, सो उसको एक जो है फ्री लीगल एड, यानी कि उसको सरकारी वकील दिया जाएगा। भाई साहब गरीब हो तो क्या हो गया, सरकारी वकील दिया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली में गया था, तो वहां पे एक ऑटो रिक्शा वाला है, बहुत टूटा फूटा सा रिक्शा था उसका, कोई बहुत बढ़िया नहीं था। तो उसने मेरे को बताया कि भाई उसने 15 साल जो है एक मालिक के साथ काम किया। एक दिन मालिक को गुस्सा आ गया, उसने उसके पैसे पूसे दबा लिए होंगे, उसको दिए नहीं। सो उसके बाद जो है उसने उससे डायरी मांगी कि भाई मेरा जो जो हिसाब बनता है, तो वो उस मालिक ने गलती कर दी भैया, डायरी तो उसने दे दी है ना कि तुम्हारे ऐसे ऐसे बन रहा था लेकिन मैं दूंगा नहीं। फिर वो चला गया कंज्यूमर अफेयर में, है ना, वहाँ पे अच्छा खासा बताया उसने मेरे को, 5-7 साल केस चला। उसके बाद उसके मालिक जो था उसने उसको दिए 15-20 लाख रुपए। सो उससे उसने क्या किया, उसने एक घर ले लिया छोटा सा, है ना, मेरे को बता रहा था वो कि भाई मैंने एक घर ले लिया इस छोटे पैसे से, तो मेरे बच्चे वगैरह अब सब वहीं रहते हैं। सो पॉइंट ये है कि अब कैसे लिया होगा भाई, उसके पास तो पैसे नहीं थे। सो फ्री लीगल एड उसको मिली है ना वहाँ पे, तो जिससे कि वो ये काम कर सकता था। इसके अलावा आर्टिकल 41 आता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो भाई कि आपको जो है, आप अगर मान लीजिए ओल्ड एज में है तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ओल्ड एज की कितनी सारी स्कीम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार हैं वहाँ पे कितनी सारी हैं, आप बीमार हैं तो उसके लिए अलग से स्कीम्स है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। जैसे आप देखिए मनरेगा का एक्ट है, वहाँ भी था लेकिन यहाँ भी है कि बेरोजगार है तो आपको सरकार इंश्योर करती है कि भाई अगर आप उसमें एनरोल कर लेते हैं तो आपको साल भर में 125 दिन का रोजगार देगी ही देगी। तो आ रहा है ना, मदद तो कर रही है ना सरकार। अब चाहे तो पहले राजा रजवाड़े क्या करते थे, वो ना करें मदद तुम्हारी, है क्या कर लोगे, उखाड़ क्या लोगे तुम उसका, है नहीं को उखाड़ोगे ना राजा का। वो आप पागल राजा को देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक को, वो आता था वो बोलता था कि भाई इस साल जो है फसल बर्बाद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो मेरे को ट्रिपल टैक्स दो। गांव रीजन में जाकर वो टैक्स लेने जाता था, लोग गांव में को छोड़ के जो जंगल में भाग जाते थे, जा ले ले जिससे टैक्स लेना, मूर्ख बादशाह है। तो ये हाल था। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि डीपीएसपी ने हमारे जो राजतंत्र है उसको कितना सुंदर बनाया, सुदृढ़ बनाया, ये बहुत एक अच्छी ब्यूटी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है 41 नंबर आर्टिकल। सो कुल मिला के अनुच्छेद 38 जो है वो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से अवगत करवाता है, जिसमें आप देखिए कि असमानताओं को कम करना मेन इसका फोकस है। फिर अनुच्छेद 39 जो है ये किसके लिए करता है, ये बहुत सारे इसके आप देखिए लाइन्स हैं, जैसे आजीविका के पर्याप्त साधन को का अधिकार सभी को है। इसके अलावा सामान्य भलाई के लिए समुदायों के भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए है। फिर आप देखिए कि अलग अलग तरह पुरुष महिला को जो है समान काम के लिए समान सैलरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। जो खराब कंडीशंस है वर्करों की, है ना, उसको सुधारना, ये सारी की सारी चीज़ें इसी में आती हैं, है ना, लेबर लॉ वगैरह सारे इसी में आ जाएंगे। 39A जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये कौन सी 42वें संशोधन के अंदर 42nd संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 41 जो है
काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करता है। ये सारे का सारा आपका आर्टिकल इसके हो गए। चलिए सवाल देखते हैं। आप देखिए कि अभी लेटेस्ट में सवाल आया कि फ्री लीगल एड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से संबंधित है। अब आप देखिए कि इसको कई पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। वो अगर चाहता तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भी पूछ सकता था। अगर ऐसा पूछता तो फिर आप क्या बोलते इसको, फिर आप बोलते कि भाई ये पार्ट 4 से संबंधित है। क्यों? क्योंकि दिस इज अबाउट डीपीएसपी, तो डीपीएसपी के लिए है, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। गलती से प्रियम्बल मत उठा के लिख देना कि 42nd अमेंडमेंट में था तो 42nd में प्रियम्बल चेंज हुआ था इसलिए प्रियम्बल का भाग है। ये नॉनसेंस बातें मत करना। 42nd में बहुत सारी चीजें हुई हैं, सो उसमें से प्रियम्बल एक चीज थी और 10 चीज जो हुई थी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, इस बार फिर पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में। आगे बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की। अभी मैंने आपको जो दूसरे एक ब्रीफ आइडिया दे दिया सभी आर्टिकल्स का, अब मैं आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है उनके बारे में बता रहा हूं, है ना। तो अगला आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 42 का। ठीक है, चलिए ये सोशलिस्टिक ही सारा चल रहा है। 42 में क्या है? टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। सो ह्यूमन कंडीशन का वही मतलब है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई बहुत ही खतरनाक या गंदा इन्वायरमेंट है, सो वहां पे एक वर्कर को आप पुश नहीं कर सकते कि नहीं तुझे ऐसे ही काम करना है ना। एक बार फार्मा सेक्टर में हमने काम किया, सो उसमें देखा कि भाई वो बताते नहीं थे लोग, है ना, उनकी मजबूरी थी बेचारों की काम करना, कि बता देंगे तो फिर उन्हीं को परेशानी होगी कि भाई काम करें तो करें कैसे। आप ये समझिए केमिकलों की लाइनें चल रही हैं ऊपर, है ना, तीसरे माले पे केमिकलों की लाइनें चल रही हैं और नीचे कुछ नहीं है। आप समझो इस बात को। वो बेचारे लाइनों के ऊपर चल चल के पता नहीं कहां से कोई वाल्व खोल के आ रहे हैं, जैसे नल होता है ना उसका वाल्व खोल के आ रहे हैं, आप ऐसे समझ लिए, वो करना पड़ रहा है उनको बेचारों को। सो आप बताइए कि क्या दिस इज द ह्यूमन कंडीशन? क्या नॉर्मली उस कंपनी का मालिक चढ़ेगा ऊपर? अब वो करने को तो हम लोग कंप्लेंटें भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन गरीबों का फिर आप समझिए रोजगार जाएगा। वो क्या होगा, कंपनी किसी ना किसी रीजन से उसको बाहर निकाल देगी, है ना। कोई करेगा भी ऐसी बकबक करेगा, तो सीधी सी बात है। सो बेसिकली हमारा संविधान बोलता है कि भाई जस्ट ह्यूमन कंडीशन। आप देखिए इन्हीं चीजों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट हर कंपनी में इसीलिए रखा जाता है। इसके अलावा टू सिक्योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए भाई कि वो अपना आजीविका कमा पाए, उनके लिए अच्छी कंडीशंस, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उनको देना, ये सारा का सारा जो आता है ये आपका 43 नंबर में आता है। इनकी सारे बेनिफिट, इनके जो भी स्कीम्स हैं वो सारी भी मैंने यहाँ लिख दी हैं। फिर 43A ये क्या बोलता है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे वर्कर का काम केवल इतना नहीं होनी चाहिए कि वो वर्क कर रहा है और बाहर जा रहा है, उनकी जो है मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए है। सो ये इसी के लिए आप देखिए कि ट्रेड यूनियंस का जैसे कंसेप्ट आया था, तो क्यों आया था? एक वर्कर जाके कुछ भी बोलेगा मैनेजमेंट को, घंटा कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन आप ट्रेड यूनियन बना देंगे तो उसका एक हेड बना देंगे तो सब वर्कर उसके साथ खड़े हैं। अब वो व्यक्ति जाएगा तो उसकी बातें जरूर सुनी जाएंगी क्योंकि पूरे के पूरे लोगों के बिहाफ पे वो जा रहा है। फिर आर्टिकल 47 देखिए, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। तो लोगों के अंदर आप देखिए कि माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए कहीं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना। आपको पता है कि हमारे भारतीयों के अंदर, आप कभी भी चेक करवाना, हो सकता है आपके अंदर भी ये कमी हो, आप चेक करवाइएगा। प्रोटीन की लगभग सभी लोगों में कमी है, प्रोटीन की, विटामिन B12 की, कैल्शियम की। ये 3 चीज आप जरूर चेक करवाइएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको भूलने की बहुत ज्यादा बीमारी हो रखी है कि आप कोई भी चीजें बार बार भूल जाते हैं, तो विटामिन B12 की कमी चेक करवा लीजिएगा। लगभग भारतीयों को ये B12 की कमी चल रही है। जिंक, B12, कैल्शियम और ये अपना जो मैंने बताया अभी आपको, क्या बताया था, एक और बताया था, प्रोटीन। ये 4 चीजें जो है इनकी कमी चल रही है भाई साहब, तो देख लेना, है ना। प्रोटीन तो बिल्कुल ही खत्म है। आप प्रोटीन वाली चीज खाते गए, आलू खा खा के इंसान पागल हो गया, है ना। समोसा खाएगा, कचौड़ी खाएगा, डोसा खाएगा, सब आलू 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 खा खा के आलू जैसा हो गया है। प्रोटीन तो जीरो है, ना दूध पीना है, ना पनीर खाना है, ना दही खाना है, ना घी पीना है, कुछ है नहीं, है ना। सो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? इसके अलावा आप देखिए कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जो पर्सन्स के राइट्स, जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, उनके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था 2016 में। ये किसके बारे में एक बार प्रश्न आ चुका है 2024 में, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था, है ना। तो कब पास किया था? 27 दिसंबर 2016 को इसको पास किया था, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 19 अप्रैल 2017 को इफेक्ट में आया था, है ना। सो ये 2017 को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि TCS जो आई थी SSC में, वो 2017 में ही आई थी। सीफी खत्म, TCS आई थी। और अभी आप देख लीजिए कि 2025 में क्या हुआ है, TCS गई तो एडिक्विटी आ गई, है ना। तो ये वाला हाल चल रहा है। एनीवेज, इस एक्ट को जो रिप्लेस किया गया था, पहले कौन सा एक्ट होता था? पहले इस एक्ट का नाम होता था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसको बदल के जो है ये वाला 2016 वाला एक्ट आया था। ये पेपर में प्रश्न आ चुका है पहले से ही। चलिए,
सो कुल मिला के अनुच्छेद 42 जो बोलता है कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना हो गया। 43 नंबर जो सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित प्रदान करना। अब इसमें सीधी सी बात है कि एक मिनिमम वेज का कंसेप्ट आ जाएगा कि भाई इतनी सैलरी तो आपको मिलनी चाहिए। फिर 43 ए क्या करेगा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जैसे आप देखिए ट्रेड यूनियन वाला सिस्टम हो गया है ना। फिर 47 नंबर क्या करेगा, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है ना, ये इसका मेन काम है। चलिए अब ये जो अभी आपने देखे ये सारे आपने देखे सामाजिक है ना, सामाजिक सोशलिस्टिक देखे। अब ये मैं जो दूसरा भाग बता रहा हूं, सेकंड भाग जो बता रहा हूं, ये है गांधीयन वाला। गांधी के प्रिंसिपल्स क्या क्या बोलते हैं अब इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनमें पूरा डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी और कोई इसका उपचार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, विटामिन डी की भी कमी आ रही है। 5-6 विटामिन 5-6 चीजें जिनकी भारतीयों में काफी कमी आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए आप गांधीयन प्रिंसिपल में ये इसको स्टार मार्क कर लो भाई मेरे। जो अब जनरली हम जो पंचायत को जो है हमें लगता है कि 243 से ही हम याद रखेंगे, लेकिन या फिर 73rd अमेंडमेंट से याद रखेंगे, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना कि पंचायत को जो आपको याद रखना है वो आर्टिकल 40 भी याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल 40 जो है ये डीपीएसपी वाला ये बोलता है कि ऑर्गेनाइज करना जो विलेज पंचायत को और एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स जो है वो बेसिकली सीधी बात है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो सशक्त करने का काम है, यानी कि पंचायतों को सशक्त करने का काम जो है वो आर्टिकल 40 कर रहा है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो 73rd अमेंडमेंट थी वो पंचायत की थी और 74वीं 74th अमेंडमेंट जो थी वो किसकी थी, वो म्यूनसिपैलिटीज की थी। ये सारा भी आपको पता होना चाहिए। तो 73rd और 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आपको ध्यान में रखना है, इससे लेना देना इसका है। इसके अलावा आर्टिकल 43 जो है ये भी आ चुका है 2024 में, आपके सामने है। जो जो प्रश्न आ चुके हैं मैंने सारे मार्क कर रखे हैं। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। सो वही मैंने बताया कि कॉटेज मतलब कि छोटे जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग जो होते हैं, उनको प्रमोट करना गांव के बेसिस पे, क्योंकि इससे सारा लगभग गांव का चल रहा है। गांधी का सारी सोच गांव में घूम रही है। उस टाइम पे मैक्सिमम पॉपुलेशन 70-80% गांव में ही रहा करती थी। 43 भी ये बोलता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा गेम है वो 43 बी में है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे है ना। सो 42वां संशोधन भी आप याद रखेंगे, उसमें मैं आगे आपको वापस से कनेक्ट भी करूंगा। फिर 46 नंबर जो है ये बोलता है कि भाई जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है SC ST के या अदर वीकर सेक्शन के, कि उनके लिए भी भाई उनको जो सोशल जस्टिस है उसको प्रोटेक्ट करना वो इसका काम है। सो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर 47 नंबर है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। अब आप देखिए कि सरकारों को निर्देश तो यही है कि भाई बीड़ी, शराब, जर्दा, तंबाकू इन सब से जो है लोगों को दूर रखना है, लेकिन आप सरकार क्या करती है, सरकार उनमें लूप होल छोड़ती है। जनरली लाइसेंस नहीं देगी किसी को, लेकिन लूप होल छोड़ेगी। भाई कमला पसंद है पान पराग है, पता नहीं क्या क्या है नाम है, जुबा केसरी है, बड़े बड़े स्टारों को देख लीजिए, बोलते हैं हम तो इलायची की ऐड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, छोटा सा इलायची लिखा होता है, इतना छोटा लिखा होता है कि दिखाई ना दे इंसान को, लेंस लगा के कि इलायची लिखा है इसके ऊपर है ना। से लूप होल छोड़े जाते हैं और उसी नाम को जो है आप तंबाकू के लिए भी रजिस्टर करवा लीजिए, कौन सी बड़ी बात है ना। सो ये लूप होल छोड़ रखा है कि आप जो है सिमिलर दूसरा काइंड का प्रोडक्ट बेचिए, लेकिन लोगों के माइंड में जो है एक रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा कि इलायची बेच रहे हैं और नाम कमला पसंद रखा जाएगा, जुबा केसरी रखा जाएगा। लेकिन जब कोई इंसान के दिमाग में फीड हो गया वो पूरा अच्छे से हेलो फीड हो गया, सो उसके बाद क्या है, वो दुकान पे जाएगा, उसको जर्दा भी खरीदना तो यही बोलेगा कि कमला पसंद दे दे, है पान बाहर दे दे, जो भी है। तो ये हाल है हमारा। सरकारें चाहे तो उस पर कंट्रोल कर सकती हैं, सिर्फ तंबाकू के बाहर लिख देना कि इससे तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, ये काफ़ी नहीं है ना। आप सोचिए कि फिर मेडिकल वालों का भी काम कैसे चलेगा, डॉक्टरों का काम कैसे चलेगा, अगर सूटे मारने वाले ऐसे वाले बंदे ना मिले तो इससे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये देखिए हमारी गोगली बच्ची ये नहीं हट रही है, ये बार बार हमला हो रहा है क्लास में। हाँ बेटा कौन है, क्लास के बाद बात करेंगे हैं, चलो अभी खेलो बाहर, ठीक है। तो ये हाल है जी। बिल्कुल हमारे स्टार्स को देख लीजिए, बड़े बड़े स्टारों को है ना, आप देखिए कम से कम 1000 करोड़ के मालिक तो होंगे ये,
कितने लोग हैं? अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार हैं। सिर्फ अक्षय कुमार को लपेटे में लिया, शाहरुख खान को इतना एडमायर करते हैं, उसको क्यों नहीं लपेटे में लिया? उसको भी पकड़ के पेलना था। है अजय देवगन को जर्दे वाली ऐड करते हो शर्म नहीं आती क्या? फिर उसको भी पकड़ो, पेलो उसको भी। तो ये इनके बहुत बुरे। और टाइगर श्रॉफ को देख लो, है पूरी बॉडी बूडी बना के घूम रहा है, एक तरफ से है ना पूरे स्टंट करके दिखाता है और दूसरी तरफ से बोलता है जुबा केसरी। है तुम इलायची खा के स्टंट कर रहे हो? मैं सोच के हैरान हुआ है, या इलायची खाई और तुम्हें जो है 4 डंबल तुमने एक्स्ट्रा मार लिए थे, ऐसा तुम्हारे अंदर कुछ आ गया था? जैकी श्रॉफ की आत्मा टाइगर श्रॉफ है। तो ये हाल है इनके। ये टाइगर बना था इसीलिए कि इलायची खाई थी। टाइगर को देखा इलायची खाते हुए? है कैसी बातें करते हैं ये लोग, बुरे हाल है इनके सच में। तो ये है भाई, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ये बोलता है कि गाय हैं, उनके बछड़े हैं, उसको काटना पाटना नहीं है भाई साहब, है ना। जहां फिर कोई दुधारू पशु हैं, यानी जो दूध देने वाले, दारू नहीं दुधारू, है ना, तो दूध देने वाले पशु जो हैं उनको भी बचा के रखना है, ये 48 नंबर आर्टिकल बोलता है। सो यही मैंने बताया। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों का हो गया, अनुच्छेद 43 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहकारी जो आपका आधार पर कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देना हो गया। फिर 43B जो है ये आपका हो गया सहकारी समितियों वाला। 46 नंबर जो हो गया ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उनके जो आप देखिए हित हैं, उनके जो सामाजिक जितने भी आप समझिए कि न्याय है उसको बचा के रखना हो गया। 47 में होगा कि हानिकारक नशीले पेय, दवाएं या पदार्थ जितने भी हैं, है ना, उन पे रोक लगाना हो गया। 48 में जो गायें, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं जो या फिर माल ढोने वाले मवेशी हैं उनकी नस्लों को बचाना हो गया, उनके वध को रोकना हो गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरी बात करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल की कह रहे हैं विमल डिड नॉट बिकम ए बिलियनियर। तो क्या चाह रहे हो तुम? है वो बिलियनियर बन जाएगा लोगों के फेफड़े खा के। अच्छा इनको देखिए आप, बाकी छोड़िए आप, हैं किंगफिशर का विजय माल्या को देख लीजिए। एक तरफ से तो हम बहुत बोलते हैं किंगफिशर ये कर गया, विजय माल्या ये कर गया है। उसकी किंगफिशर की दारू कितनी चल रही है यहाँ है, हर दूसरा लौंडा किंगफिशर पीते वो पाया जाता है बीच किनारे। आप पी किंगफिशर है, 4 कैन खाली कर दिए हैं, बोतल पे बोतल ढा रहे हैं। उससे रिकवरी करनी चाहिए ना किंगफिशर से, क्यों नहीं करते हैं? वो भाई साहब वो अपनी किंगफिशर की ऐड जो है ये क्या कहते हैं, वो लड़कियां दिखा दिखा के करे जा रहा है। वो कभी नाव पे दिखाता है, कभी वो याट पे दिखाता है। वो अलग अलग कैलेंडर भाई साहब बनाते थे। कैलेंडर कौन है ये? वो एक कौन सी मूवी है रणबीर कपूर की, रॉक स्टार मूवी, उसमें वो हीरोइन का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, बताइए जरा, है ना। तो वो उसी में तो आती थी कैलेंडर में, वो नाम मैं भूल गया है ना, अब इतनी पुरानी हो गई है। तो आप देखिए कि इस तरीके से चलता है। या स्प्रिंग वाटर से करते हैं एडवर्टीजमेंट। स्प्रिंग वाटर बताओ, झरने का पानी कौन से झरने में बनाया था? डिस्टिलेशन से बनती है। चलिए आर्टिकल 44 देखिए, ये आया है पेपर में इस बार। टू सिक्योर ऑल सिटीजन से यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट दी कंट्री। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें आ जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, सबके लिए समान है पूरा का पूरा कानून, ये आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 45 भाई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, यानी कि जो 6 साल तक का बच्चा है उसका पोषण और उसकी एजुकेशन, 6 साल तक का, 6 से 14 नहीं, 6 से 14 इज डिफरेंट, 6 साल तक के लिए है ये, है ना। सो ये आर्टिकल 45 में इंश्योर हो रही है। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक लाइंस। तो जितना भी एग्रीकल्चर को भाई प्रमोट करना होगा, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, ई नाम हो गया, है ना। ई नाम में जो जितने भी हैं ये सारे के सारे आप देखिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सब ने जो है वहाँ पे रजिस्टर कर रखा है। इसके अलावा 48A ये भी लेटेस्ट में पूछा गया प्रश्न है, पिछले 1-2 साल में, है ना, 2 साल में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या करता है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए आप देखिए कितने कानून आ गए, ग्रीन इंडिया मिशन आ गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये सारे जितने भी कानून हैं, अब कल को वो ये देके पूछ लेगा कि बताओ डीपीएसपी का कौन सा जो आर्टिकल है इसको प्रमोट कर रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आर्टिकल 48A। कितना ही टफ बना दे, अब आप जो है मात नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। सो कुल मिला के उदार और बौद्धिक सिद्धांत जो है वो क्या है? 44 में जो है एक समान नागरिक संहिता है। एक 45 में जो है 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए उनका बचपन की देखभाल और साथ में जो है उनकी शिक्षा का 6 साल तक का प्लीज। 48 में जो है पशुपालन और कृषि के अंदर जो वैज्ञानिक जितने भी आप देखिए कि उसके आधार हैं वो व्यवस्थित करना हो गया। 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों को जो है वन्य जीवों को जो सुरक्षा प्रदान करना हो गया। चलिए
सो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द डीपीएसपी रिगार्डिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए मैंने आपको बोला भी था कि कल को वो ये बोल के और पूछ लेगा कि बताओ ये कौन से आर्टिकल में है डीपीएसपी के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी मैं आपको बता के आया हूं भाई मेरे। आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये रहा 44 में, है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा ये रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। सो आर्टिकल 44 में, लेकिन ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि क्या है वो। सो ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में है, तो इसने पार्ट 1 2 3 4 करके पूछ लिया है। देखिए आर्टिकल पूछ लेता तो 44 है, लेकिन अब इसने पार्ट पूछा है, तो डीपीएसपी का भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा है, पार्ट 4 है, क्योंकि डीपीएसपी में है ये। सो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि ये चीज नीति निर्देश में दी गई है, उसके बाद तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। यही नहीं पता नीति निर्देश में, तो करोगे कहां से। तो ये एक अच्छा प्रश्न बोल देंगे। उसके बाद लिबरल और इंटेलेक्चुअल में ही आप देखिए आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें कहां तक जाना है, 51 तक जाना है। सो 49 पे आ गए हम। 49 में यानी 49 में जो है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। अब कोई पूछ ले भाई कि हमारा जो है मान लो लाल किले की सुरक्षा करनी है, ताजमहल की सुरक्षा करनी है, जाओ गन लेके खड़े हो जाओ कि कोई उस पर कुछ कर ना दे, है ना। सो सो ये जो सारे का सारा आता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी सुरक्षा, ये कौन से आर्टिकल के तहत है, 49 के तहत। फिर आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेट करना जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। मैंने आपको आज ही बताया है ना, 3 हमारे पूरे के पूरे गवर्नमेंट के लिम्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। वो हम आगे पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लेकिन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना बहुत
भाई कौन सी स्लाइड से हुई है ये साउंड प्रॉब्लम? कौन सी स्लाइड से हुई है ये बताना मेरे को, कोई बच्चा बता दो। हाँ सही है ना? अरे चार्ज खत्म हो गया, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, चार्ज खत्म हो गया। अरे कौन सी स्लाइड से हुई है ये बताओ मुझे। अब ये मेरे को नहीं पता कि कहाँ से हुई है, आप ही लोग बताएंगे। ये पढ़ा दिया था, इसमें आ रही थी क्या वॉच? ये बताओ जल्दी से, इसमें आ रही थी क्या? अच्छा, आफ्टर एंजॉइंग द रेन, ये बता दो। आर्टिकल 49 तक हो गया था क्या? तो यहां पे भाई मैंने बता दिया, ये मोनूमेंट्स का आर्टिकल है, उनको प्रोटेक्ट करने का। 50 वाला जो है वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का है। 51 जो है ये इंटरनेशनल पीस का है, जिसमें मैंने ट्रंप के ऊपर चुटकी ली थी, ये वाला याद है? ठीक है, ये ट्रंप वाली बात सुन ली थी ना, ये बता दो एक बार, ये हाँ या ना करके बताओ। ट्रंप और पाकिस्तान की बात सुन ली थी जो मैंने बताई थी, हैं? बता दो एक बारी जल्दी से यार, फिर पता नहीं लगेगा, फिर मैं डबलिंग करूंगा यार सारे का सारा। चलिए, लगभग मेरे को लग रहा है कि ये इंटरनेशनल पीस के लिए था, यहां तक मैंने बता ही दिया है। तो ये कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों के लिए हो गया। ये 50 वाला जो है न्यायपालिका या कार्यपालिका को अलग करना हो गया उससे। 51 वाला जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हो गया, ये है। अच्छा, नहीं सुना था आपने? मैंने इतनी बढ़िया बात बोली थी। अनुच्छेद 51 के तहत में मैंने बोला था कि 51 क्या बोलता है, आप देखिए यहाँ पे। ये बोलता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन दी नेशंस, है ना, ऑनरेबल रिलेशंस। अब मैं इसमें ये बोल रहा था कि जैसे आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान के ऊपर हमने इतने गोले मारे तो उसका कोई बिलीव नहीं था, है ना, तो उसके बदले हमारे से रिकॉर्ड पूछे जाते थे कि सच में आपने गोले मारे हैं तो दिखाइए प्रूफ। उधर पाकिस्तान ने 2-4 यहाँ मारे होंगे तो उसके लिए मान लिया जाता था कि पाकिस्तान ने मार दिए होंगे, और वहां पे बीच में भड़वा आके ट्रंप जो है उसने आके फिर वो सुलह करा दी थी। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स जो होंगे वो आर्बिट्रेशन से हम जो है कर लेंगे, सेटल डाउन कर लेंगे। तो भड़वा ट्रंप आया, उसने दोनों नेशंस में सुलह करवा ली, है ना। उसने पाकिस्तान रोता रोता उसके पास चला जाता था कि भाई साहब इसने 4 गोले और दाग दिए हैं, रोको इनको। सो फिर मोदी जी को वो बोलता था कि रुक जाओ, तो मोदी जी बोलते थे ओके साहब रुक जाते हैं। सो मोदी जी रुक गए। अब देख लीजिए, फिर उसके बाद 4 गोले उन्होंने और दागे हमारे ऊपर, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। पहले उन्होंने ट्रंप से हमें चुप करवाया, उसके बाद 4 गोले दागे, है ना। उसके बाद उन्होंने उल्लंघन किया, फिर ट्रंप ने आकर बोल दिया कि भाई आज से आपका जो है सुलह हो गई है। ट्विटर पे सबसे पहले ट्रंप साहब ने बोला, क्योंकि उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि अब हमें सुलह कर लेनी चाहिए है। तो वो जो है ये वही वाला सिस्टम चल रहा है। यहां से आपको याद रहेंगी ये सारी की सारी बातें, है ना। अब ट्रंप का खुद का चाहे बुरा हाल हो, तो उसके बाद ट्रंप आके बोला कि भाई 2 बिग नेशंस, बताओ पाकिस्तान को वो ग्रेट और बिग नेशंस बोलता है, और आज की डेट में वो पागल हो गया है। वो मुनीर को भी बहुत बढ़िया बोल रहा है आज की डेट में। वो बोल रहा है पाकिस्तान जैसी कंट्री कोई नहीं है, चाट ली है पाकिस्तान ट्रंप की, इसीलिए ऐसा बोल रहा है ना। वो वाली कहानी चल रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ गया। नहीं तो ईरान और यूएस की मुझे लगता है सुलह हो ही जाती, बट वो मुनीर आ गया बीच में, इसीलिए नहीं हो पा रही है, और वो होगी भी नहीं अब, ठीक है। सो कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। तो सो पॉइंट ये है भाई साहब, 42nd अमेंडमेंट की अब बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 42nd अमेंडमेंट की बात करते हैं। आप देखिए 42nd अमेंडमेंट तो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, 1976 वाली, लेकिन 40 बेटा क्या है। सो आप देखिए कि 42nd अमेंडमेंट जो है ना, इसमें डीपीएसपी के हिसाब से 4 आर्टिकल ऐड हुए हैं, 39, 39A, 43A और 48A। अभी जो लेटेस्ट में प्रश्न पेपर में पूछा गया था वो पूछा गया है 39A का, फ्री लीगल एड का। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। अब जो है इस बार ये नहीं पूछेगा, वो हो सकता है वो 39 पूछ ले, 43A पूछ ले या 48A पूछ ले। ये स्लाइड मैंने दोबारा क्यों बनाई, ताकि मैं बता पाऊं कि ये 4 जो है वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं, और इनको आपको ज्यादा याद करने का है। इसको लिख लो, आएगा। मैं जब लिख के जाता हूं तो वो आता है भाई साहब, आएगा ये पेपर में, ये लिख दिया है। दीज आर माई वर्ड्स, कि ये जो है ये 4 आर्टिकल में से कोई भी एक आर्टिकल 100% है पेपर में आएगा। बोल दिया, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। 39 क्या बोलता है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये मैं पढ़ा चुका हूं, वापस से रिपीट करवा रहा हूं। 39A फ्री लीगल एड, 43A टू एंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मैंने बताया था ना कि वर्करों को वो ट्रेड यूनियन वगैरह वाला, ये वो है। 48A टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
ये चारों आर्टिकल रट लो, घोल के पी लो, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, बाद में ऐड हुए हैं, इसलिए ये पेपर में बार बार आते हैं। इसके अलावा आप देखिए 44th अमेंडमेंट, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी वाले का याद कीजिए, है ना। तो उसमें हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया, 300A में डाल दिया गया, ये सब बातें हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे डीपीएसपी के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या हुआ है, इसने आर्टिकल 38 को और स्ट्रेंथन कर दिया है। यानी इसमें क्या है, 38 में बोला गया स्टेट को टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं उनके बीच में जो इनकम का इतना बड़ा गैप पाया जा रहा है, स्टेटस का इतना बड़ा, है ना, और एक आदमी रुतबे से यूं आता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं, है ना। आप देखिए मास्टरों के हाल देख लीजिए, है ना, ऐसे आएंगे भाई रील बाजी करते हुए कि जैसे इनके जैसा कोई नहीं, पीछे से देखिए हाथ पैर जोड़ के जैसे तैसे, है ना, 4 लौंडे भी लेकर आते हैं अपने साथ, आते हैं मास्टर साहब पैर छूते हैं, किराए पे लौंडे लेकर आते हैं ना, बुरे हाल है ना। सो ये स्टेटस है, फैसिलिटियां अलग अलग लोगों को मिल रखी हैं, अपॉर्चुनिटियां अलग अलग मिल रखी हैं, वो सारी बैलेंस आउट होनी चाहिए है। ऐसे नहीं कि एक इंसान को ज़्यादा मिल गई और दूसरे को कम मिल गई। ये 44th अमेंडमेंट बोलती है। सो 42वां संशोधन जो हमें बोल रहा है, अनुच्छेद 39 यानी 49A, 43A और 48A है। 48 से पर्यावरण का है, 43 से जो है श्रमिकों की भागीदारी जो है उद्योगों के प्रबंधन में सुनिश्चित करना, 39A यानी 49 से जो है कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता जो गरीब लोगों को प्रदान करना, और 49 जो है वो है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 44वां संशोधन जो है, ये जो अनुच्छेद 38 है उसको और सशक्त बना देता है, मजबूत बना देता है, और ये हमारी सरकारों को, राज्य को, यानी कि राज्य का मतलब होगा कि उस टाइम पे जो सरकार होगी उसको निर्देश देता है कि आप आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों में मौजूद असमानता को कम करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी असमानता अभी है। चलिए फिर एक 86th अमेंडमेंट, 86वीं अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आपकी लैंग्वेज बहुत वंडरफुल है, जब मैं पूरी मौज में आता हूं तो फिर मैं मौज में आ जाता हूं, है ना। सो अभी जो है हम फुल ऑफ एनर्जी हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने जाना है ना, इसलिए दिल्ली में जाना है ना मिलने, तो वही मैंने आपको बोला था पहले। अब वो इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं मिलने, तो एनर्जी हमारी दुगनी हो रखी है। वही है कि जब आप लोग आते हैं तो आपसे मिलना होता है तो और मज़ा आता है ना। तो कोई बात नहीं, मैं चाहूँगा कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो इसी प्रकार, जैसे इतने सारे लोग हमसे मिलने आ रहे हैं अभी सेमिनार में, है ना। सो आप भी अगले साल जो है इसी प्रकार मुझसे मिलने आए तो मेरे को और खुशी होगी, खून दुगना हो जाएगा मेरा, है ना, कि हाँ भाई ये बंदे जो हैं इनको मैंने कभी लाइव नहीं देखा, सिर्फ लाइव में इनके कमेंट देखे थे और ये सच में मुझे मिल रहे हैं, वो भी इंस्पेक्टर बन के, तो उससे ज़्यादा खुशी क्या होगी भाई मेरी लिए, है ना। सो 86th अमेंडमेंट जो है मेड 2 मेजर चेंजेस, इसने 2 बड़े मेजर चेंज कर दिए 86th अमेंडमेंट ने। हमारी कुची जो है वो बार बार आ रही है ना, उसको बार बार मेरी आवाज़ सुन रही है और वहां तक आवाज़ पहुंचती है और वो भागी भागी आ रही है बार बार घुटनों के बल, उसको बार बार उठा के लेके जाया जाता है, वो बेचारी यहाँ तक पहुंच ही जाती है, उसके बाद फिर उसको उठा के ले जाते हैं। मेहनत कर रही है पूरी अपनी तरफ से, पूरी 100% कोशिश, है ना, लेकिन इसके साथ भी एसएससी वाला ही हाल चल रहा है। आर्टिकल 45 इसको मॉडिफाई किया गया, स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर्स, जो मैंने आपको बताया। ये वाला आर्टिकल जो 45 वाला मॉडिफाई किया गया है, ये अभी मैंने आज आपको बताया था ना कि 6 साल तक के बच्चे को जो है एजुकेशन देनी है और उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये 42वां संशोधन में नहीं है, ये 86th में है। 42वें में मैंने अलग बताया, 4 आर्टिकल बताए थे 39 वगैरह वाले, है ना। इसमें मैंने 86th में कौन सा बताया, 45 नंबर बताया। सो ये आप कंफ्यूज मत करना, ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में। इसके अलावा आप देखिए कि फंडामेंटल राइट में अगर आपको ध्यान हो तो यही वाली चीज आपको 21A में देखने को मिलती है, मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट, आप याद कीजिए, है ना। तो वो इसी में 86th अमेंडमेंट में ही 21A भी ऐड किया गया था, 21A फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा के आया हूं आपको। 86th अमेंडमेंट मैंने पढ़ाई है फंडामेंटल राइट में भी, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना था, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना। मैं ये इनका कोई कोरिलेशन नहीं है आपस में, मैं ये कोरिलेशन नहीं दे रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि 86th अमेंडमेंट में डीपीएसपी में क्या ऐड किया गया, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में पॉइंट लिखा है कि फंडामेंटल में भी ऐड किया गया था, ठीक है। फिर 97th अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया भाई मेरे, तो आर्टिकल 43B को ऐड किया गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 43B जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। ये क्या है, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज मैंने बताया ना आपको, ये 43B है, इसको बाद में ऐड किया गया है 97th अमेंडमेंट में, ये याद कीजिए, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। साथ में उनका ऑटोनोमस फंक्शन हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो गया, ये सारी बातें तो ठीक है, बस आपको कीवर्ड याद रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है 43B में, इतना ही इस पूरी स्लाइड में। काम की चीज क्या है, 45 क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, 43B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कीवर्ड पे हमेशा फोकस करो, अगर आपने कीवर्ड को पकड़ लिया ना तो आपको सारा रटने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके समझने के लिए लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी भी ये आर्टिकल जो है 97th अमेंडमेंट में ये बोला गया, कभी भी 2 चीजों में, फंडामेंटल राइट में
और डीपीएसपी में अगर विरोध हो जाए, जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आपस में विरोध हो जाए तो किसको हम तवज्जो ज्यादा देंगे, यानी कि किसकी बात हम मानेंगे, हम फंडामेंटल राइट की बात मानेंगे या हम डीपीएसपी की बात मानेंगे? अगर दोनों में एक विरोधात्मक आभास हो जाए, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए तो मजा आ जाएगा। जल्दी बताओ, ये आप ही लोग बताएंगे, ठीक है? जल्दी बताइए। बताया किसी ने? फंडामेंटल ड्यूटी कैमियो सुमित क्या होगा, ठीक तो हो? हैं? कोई भांग वगैरह लगा ली हो या स्प्रिंग वाटर लगा के आ गए हो, हैं? या फिर यूं यूं करके यूं लगा लिया, उसके बाद आई एम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं हो गया? क्या हो गया बाबू? फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाई भी अभी मैंने, पढ़ाऊंगा अभी मैं पूछ रहा हूं एफआर और डीपीएसपी के बारे में। फंडामेंटल राइट बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बताया फंडामेंटल राइट को तवज्जो देनी है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोराई राजन केस क्या बोलता है? दोराई राजन भी यही बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं किसको? डीपीएसपी को। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो यहां पे मैंने लिख दिया है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को आपको ऊपर रखना है और डीपीएसपी को नीचे रखना है, कभी भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सो पॉइंट ये 86वां संशोधन आपको क्या बोलता है? 2 प्रमुख बदलावों के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 45 जो है वो क्या है भाई? संशोधित किया गया कि 6 साल तक के बच्चों को जो है एजुकेशन देना और उसका जो है देखभाल करना बाल्य व्यवस्था की, वो है। उसके बाद 21A जो है वो भी 86वें संशोधन में ही हुआ है, जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है। ये 6 से 14 साल की बात करता है, ये 6 वर्ष तक की बात करता है। 97वां संशोधन जो है 43B जोड़ा गया है इसके अंदर। 43B सहकारी समितियों की बात करता है और मौलिक अधिकारों को आपको ऊपर रखना है नीति निर्देशों से, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके अलावा लास्ट थिंग इस पूरे के और देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी क्लास में एंटर करेंगे। भागेगा कोई नहीं, अभी अगली क्लास भी होनी है, मैं बता रहा हूं आपको। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था फंडामेंटल राइट एक नेगेटिव टर्म है। आपको क्या बनना है? आपको बनना है मोदी, तुम बन जाओ मोदी जी। अब तुम सोचो, मेरे को बताओ कि फंडामेंटल राइट यानी कि तुम्हें तो लोगों को अधिकार देने पड़ रहे हैं। अगर एक सरकार को लोगों को अधिकार देने पड़ गए तो सरकार के लिए क्या है? वो नेगेटिव बात है। सो आपको बोलना है कि ये नेगेटिव है, ठीक है? वहीं पे डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव है। अगर आपको, आप मोदी जी बन गए, आपको कोई बता रहा है कि भाई इस राज्य को आप ऐसे चलाइए, जनता खुश हो जाएगी, तो आपके लिए पॉजिटिव बात हुई, तो ये पॉजिटिव हुआ। फिर फंडामेंटल राइट जो है जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, यानी कोर्ट में आप मुंह उठा के चले जाओगे कि मेरा हनन कर दिया, है ना, कि भाई कच्चा फाड़ दिया तो फाड़ दिया वाली वो बात है ना। अब जाओगे तुम कोर्ट में कि भाई इसकी सिलाई करवाओ, है ना, लेकिन यहां पे कच्चा फट गया तो फट गया वो वाली बात है, इसकी सिलाई कोई नहीं करेगा, सीधी बात। दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है? दे एम टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो मैंने पहले ही बताया था फंडामेंटल राइट ज्यादातर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ भागते हैं, लेकिन ये जो है ये पॉलिटिकल की तरफ भागते तो हैं, लेकिन इनका मेन मोटो क्या है? सोशल और इकोनॉमिक। सबसे ज्यादा तो सोशल इकोनॉमिक का ही है ना, इसीलिए तो सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया था बाद में। फिर यहाँ पे लीगल सैंक्शंस हैं भाई, कि फंडामेंटल राइट्स में लीगल सैंक्शन का मतलब ये होता है भाई कि सरकार के ऊपर बाधित है सरकार, कि सरकार को जो है फंडामेंटल राइट लोग को देने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। लेकिन डीपीएसपी में बाधित है सरकार? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो उसका मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है ना भाई, कि मॉरल ग्राउंड पे अगर सरकार मान रही है तो ठीक है, नहीं तो वो तोड़ना चाहे अपनी मॉरलिटी को तो तोड़ दे, सीधी सी बात है। दे आर इंडिविजुअलिस्टिक। भाई ये फंडामेंटल राइट जो इंडिविजुअलिस्टिक क्यों होता है? क्योंकि ये आपके लिए हैं, ये लोगों के, सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। जब इनका हनन होगा तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हनन होगा ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो है सोसाइटी के लिए होते हैं, यानी कि सोशलिस्टिक होते हैं। ये जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक है, ये सोशलिस्टिक है। फिर ये आप देखिए कि इनको कोई भी एनफोर्स करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड रहते हैं। ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड मतलब कि भाई संविधान बन गया, उसमें बोल दिया कि ये एनफोर्स हो गए तो हो गए हैं, इनको बार बार ये नहीं बताया जाएगा कि एनफोर्स हो गए, एनफोर्स्ड ही है ये ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे डीपीएसपी में आप समझिए कि कोई भी नीति निर्देश होता है उसको सरकार एनफोर्स करती है। यही तो सरकार को बोला गया ना कि आपको ऐसा करना है, तो वो सरकार करेगी तभी तो वो होगा। ये और ये ऑलरेडी हो रखा है, ऐसे समझिए। फिर यहाँ पे कोर्ट्स जो हैं, आप देखिए अगर कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज ऐसा होता है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर भंग हो जाए तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। लेकिन डीपीएसपी को इस ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट घोषित नहीं कर सकता है। किसी रेयर केस में कर भी सकता होगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड नहीं बता सकता, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सो इन दोनों के लिए क्या सही है? तो फंडामेंटल राइट्स है प्रीसीडेंस ओवर डीपीएसपी। इसका मतलब है कि भाई फंडामेंटल राइट जो है उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी डीपीएसपी से। डीपीएसपी को नीचे रखा जाएगा और फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा जाएगा। ये सर का ताज है और ये
पेट की बेल्ट मान लो, पैर की जूती मान लो, जो तुम्हें मानना है इसको वो मान लो, ठीक है। सो बेसिकली सी उत्तर है, मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पे प्राथमिकता दी जाएगी। और ये अभी वही मैंने जो है पूरा हिंदी में बता दिया है। हो गया क्या? सो ये जो है, ये अभी हमने जो देखा, ये डीपीएसपी यानी नीति निर्देश देखा है, जो जीके रामबाण 4.0 बैच में आपने जीरो टू हीरो बैच में देखा। जीवी कक्षा ऐप से आप चाहें तो इस बैच को ले सकते हैं। बैच का लिंक और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखना 1 मई को दिल्ली में आ रहे हैं भाई साहब हम आप सबसे मिलने। तो जो लोग भी मिलना चाहें वो हमें बता सकते हैं, पहले से ही मैसेज कर देना, मेरा नंबर लगभग सभी के पास ही है, ठीक है। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे 2 मिनट के बाद, जस्ट ओनली 2 मिनट्स। दूसरी क्लास में जंप मार जाना मारियो की तरह, है ना। वो मारियो होता था ना, वो एक पाइप में घुसता था और दूसरी पाइप से निकल जाता था। अब आप ऐसे ही करिए, इस पाइप से घुस जाइए और दूसरी पाइप से आप जो है सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज में आके धमक जाना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। चलिए।